स्टॉक मार्केट की दुनिया, आंकड़े, ग्राफ और तेजी से ऊपर नीचे होती कीमतें। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ा है इनसाइडर ट्रेडिंग। आज हमारे पास सीबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस पर कुछ स्टडी नोट्स हैं। हमारा मकसद इन नियमों की गहराइयों को समझना है, लेकिन एक दिलचस्प बातचीत के जरिए। तो आज की इस चर्चा का मिशन क्या है? हम समझेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर है क्या, ये कब लीगल होती है और कब इल्लीगल। एक इनसाइडर असल में होता कौन है? हाँ, और सेबी इसे रोकने के लिए क्या नियम बनाती है। चलिए इस सब को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या? आसान भाषा में तो यही लगता है कि कंपनी के किसी अंदर के आदमी ने जानकारी का फायदा उठाकर ट्रेडिंग कर ली। बिल्कुल, शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन कानून की नज़र में इसका आधार है एक खास तरह की जानकारी, जिसे कहते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या यूपीएसआई। यूपीएसआई हाँ। मतलब ऐसी खबर जो आम जनता के पास नहीं है और जिसके पब्लिक होते ही शेयर्स की कीमत पर बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा। ये जानकारी आपको बाजार में दूसरों के मुकाबले एक अनफेयर एडवांटेज, एक अनुचित बढ़त देती है। हाँ बिल्कुल, एक अनुचित बढ़त देती है। 1986 में पटेल कमेटी ने इसी आधार पर इसे परिभाषित किया था। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इनसाइडर ट्रेडिंग हमेशा गैर कानूनी होती है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स ने अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे। नहीं, और यही समझना सबसे जरूरी है। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल भी हो सकती है और इल्लीगल भी। फर्क सिर्फ एक चीज का है, पारदर्शिता का। पारदर्शिता का। हाँ, लीगल तब होती है जब कंपनी के डायरेक्टर्स या कर्मचारी शेयर्स खरीदते या बेचते हैं और नियमों के मुताबिक अपनी ट्रांजैक्शन की जानकारी पब्लिक में डिस्क्लोज करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और इल्लीगल तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी नॉन पब्लिक जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग करता है या किसी और को वो जानकारी लीक कर देता है, मतलब टिप देता है। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। मान लीजिए एक दवा बनाने वाली कंपनी में एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि उनकी एक नई कैंसर की दवा का ट्रायल सफल हो गया है। ये खबर तो जबरदस्त है। जबरदस्त। और जैसे ही ये खबर बाहर आएगी, कंपनी का शेयर आसमान छू लेगा। तो ये ट्रायल के सफल होने की जानकारी ही यूपीएसआई है। ओके। अगर वो साइंटिस्ट या उसका कोई दोस्त जिससे उसने ये खबर बताई है पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले शेयर खरीद लेता है, तो उसने अपराध कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि उसने उस जानकारी का फायदा उठाया जो बाजार में किसी और के पास थी ही नहीं। तो सब कुछ जानकारी के पब्लिक होने या ना होने पर टिका है। सही। तो ये पब्लिक और नॉन पब्लिक जानकारी का फर्क ही सब कुछ है। लेकिन ये जानकारी मिलती किसे है? कौन है वो जिसे हम इनसाइडर कहते हैं? हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी परिभाषा काफी बड़ी है। हाँ, ये सिर्फ सीईओ या टॉप मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। सेबी के नियमों के अनुसार इनसाइडर कोई भी हो सकता है। या तो वो एक कनेक्टेड पर्सन, या फिर उसके पास यूपीएसआई की पहुंच हो, चाहे वो किसी भी तरह से मिली हो। तो ये कनेक्टेड पर्सन कौन है? इसका दायरा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इसमें वो सभी लोग आते हैं जो पिछले 6 महीनों में कंपनी से किसी भी तरह जुड़े रहे हों। 6 महीने? ओके। हाँ, जैसे डायरेक्टर्स, कर्मचारी या कोई भी जिसका कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या एम्प्लॉयमेंट संबंध हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या इसमें? सोचिए, कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के साथ भरोसे का रिश्ता है, जैसे कंपनी का वकील या ऑडिटर, वो कंपनी का कर्मचारी नहीं है ना? नहीं। लेकिन उसके पास कंपनी के राज होते हैं। इसी भरोसे वाले रिश्ते को कानून की भाषा में फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं। ये लोग भी कनेक्टेड पर्सन माने जाते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ पेरोल पर होना जरूरी नहीं है। अगर भरोसे का रिश्ता है तो आप कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। और तो और कुछ लोगों को तो डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन माना जाता है। डीम्ड टू बी कनेक्टेड मतलब उन्हें कानूनी तौर पर कनेक्टेड मान लिया जाता है, चाहे उनका सीधा कोई लेना देना न हो। जैसे किसी कनेक्टेड व्यक्ति का कोई नजदीकी रिश्तेदार। अच्छा। या फिर होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी के बैंकर्स, यहाँ तक कि स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अरे वाह, मतलब ये जाल तो बहुत बड़ा है। किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार जो शायद किसी दूसरे शहर में रहता है, वो भी इसके दायरे में आ सकता है। अब जरा उस जानकारी पर आते हैं। यूपीएसआई, हमारे नोट्स में इसकी एक पूरी लिस्ट है। इसमें किस तरह की जानकारी आती है? यूपीएसआई कोई भी ऐसी जानकारी है जिसके पब्लिक होने पर शेयर के दाम हिल जाएं। कुछ साफ उदाहरण है,
जैसे कंपनी के तिमाही या सालाना फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मान लीजिए सीएफओ को पता है कि इस बार प्रॉफिट दुगना होने वाला है, वो यूपीएसआई है। बिल्कुल। या फिर डिविडेंड की घोषणा, कंपनी ज्यादा डिविडेंड देने वाली है या नहीं, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव, जैसे कि शेयर्स का बायबैक। ये थोड़े फाइनेंशियल नंबर्स। और क्या? बड़ी कॉर्पोरेट डील्स, जैसे मर्जर यानी 2 कंपनियों का विलय या एक्विजिशन। एक कंपनी का दूसरी को खरीदना। हाँ, या फिर डीलिस्टिंग। ये बहुत बड़ी खबरें होती हैं कि मैनेजरियल पर्सनल यानी केएमपी में कोई बदलाव, जैसे सीईओ या सीएफओ का बदलना। ये भी बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। या फिर कोई भी अप्रत्याशित घटना, जैसे किसी फैक्ट्री में आग लगने से प्रोडक्शन रुक जाना या कंपनी पर कोई बड़ा कानूनी मुकदमा। ये सब यूपीएसआई है। ठीक है, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि इनसाइडर कौन है और यूपीएसआई क्या है, तो अब सवाल यह है कि सेबी इस पर रोक कैसे लगाती है? नियम क्या कहते हैं? देखिए, सेबी के जो 2015 के रेगुलेशंस हैं, उनके 2 मुख्य स्तंभ हैं, रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 3 and 4, ओके। रेगुलेशन 3 जो है वो यूपीएसआई के कम्युनिकेशन पर, मतलब उसके लेन देन पर रोक लगाता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, आप मुझे नहीं बता सकती। बिल्कुल। ना आप दे सकती हैं, ना ले सकती हैं, और न ही किसी को उसकी पहुंच दे सकती हैं। लेकिन अगर किसी डील के लिए जानकारी साझा करना जरूरी हो तो, जैसे ड्यू डिलिजेंस के दौरान। अच्छा सवाल है। हाँ, अगर ये किसी लीगल जरूरत के लिए है तो इसकी इजाजत है, लेकिन केवल एक सख्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने के बाद। ओके। और दूसरा स्तंभ है रेगुलेशन 4, जो सीधे सीधे ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाता है। अगर आपके पास यूपीएसआई है तो आप उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। सीधा और स्पष्ट नियम है। यहाँ पे बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए किसी इनसाइडर पर आरोप लगता है, क्या उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका है? हाँ, कानून में कुछ बचाव के रास्ते यानी डिफेंसेस दिए गए हैं। आरोपी को यह साबित करना होता है कि ट्रेड इनसाइडर जानकारी पर आधारित नहीं था। कैसे? इसकी कुछ स्थितियां हैं। पहली कि ट्रांजैक्शन प्रमोटर्स के बीच एक ऑफ मार्केट ट्रांसफर था और दोनों पार्टियों के पास समान यूपीएसआई थी। ठीक है, ये तो एक खास मामला हुआ। और क्या? दूसरी और सबसे दिलचस्प स्थिति है ये साबित करना कि ट्रेडिंग का फैसला लेने वाले लोग उन लोगों से अलग थे जिनके पास यूपीएसआई थी। अच्छा। इसे कॉर्पोरेट दुनिया में चाइनीज वॉल भी कहते हैं। चाइनीज वॉल, ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या ये असल दुनिया में काम करता है? मतलब एक ही ऑफिस में बैठने वाले 2 डिपार्टमेंट्स के बीच जानकारी को रोकना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल। और इसीलिए सेबी इस पर बहुत बारीकी से नजर रखती है। ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने की बात नहीं है। कंपनियों को साबित करना पड़ता है कि उनके सिस्टम इतने मजबूत हैं कि जानकारी सच में लीक नहीं हो सकती। इसमें फिजिकल सेपरेशन, अलग आईटी सिस्टम्स और सख्त नियम शामिल होते हैं। और तीसरा बचाव क्या था? तीसरा बचाव है कि ट्रेड्स एक पहले से अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान के तहत किए गए थे। ये ट्रेडिंग प्लान, ये सुनने में काफी अहम लग रहा है। ये क्या है और कैसे काम करता है? ये इनसाइडर्स के लिए कानूनी तौर पर ट्रेड करने का एक तरीका है ताकि उन पर शक ना हो, लेकिन इसके कुछ सख्त नियम हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। क्या नियम है इसके? सबसे पहले इनसाइडर को अपना ट्रेडिंग प्लान पहले से कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर को देकर अप्रूव कराना होता है। ओके। ये प्लान कम से कम 12 महीनों के लिए होता है, जिसमें आपको पहले से बताना होता है कि आप कब, कितने शेयर, किस कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। और ट्रेडिंग कब शुरू हो सकती है? प्लान देने के तुरंत बाद? नहीं, प्लान के पब्लिक होने के 6 महीने बाद ही ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड? हाँ, ताकि बाजार को उस प्लान के बारे में पता चल जाए। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने से 20 दिन पहले और 2 दिन बाद तक कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इसे ब्लैकआउट पीरियड कहते हैं। और हमारे नोट्स में एक बहुत जरूरी बात लिखी है, ये प्लान इर्रिवोकेबल होता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा नियम है। एक बार अप्रूव होने के बाद ये प्लान बदला नहीं जा सकता। एक मिनट, इसे बदला नहीं जा सकता? मतलब अगर मैंने आज एक प्लान बनाया कि मैं 6 महीने बाद 1000 शेयर बेचूंगा और 5 महीने बाद कंपनी को कोई बड़ा नुकसान हो जाए और शेयर की कीमत आधी रह जाए, तब भी मुझे वो शेयर बेचने ही पड़ेंगे? बेचने पड़ेंगे। ये तो इनसाइडर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और यही इस नियम की खूबसूरती है। ये सुनिश्चित करता है कि प्लान सच में पहले से बनाया गया था, न कि किसी ताज़ा जानकारी के आधार पर। यह दिखाता है कि ट्रेड प्री प्लान था, ऑपर्चुनिस्ट नहीं। वाह, तो ये एक बहुत ही सख्त लेकिन पारदर्शी तरीका है।
प्लान के अलावा क्या नियमित खुलासे भी करने होते हैं? बिल्कुल। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। रेगुलेशन 6 इसी के बारे में है। 2 तरह के मुख्य डिस्क्लोजर होते हैं, इनिशियल और कंटिन्यूअल। इनिशियल और कंटिन्यूअल। हाँ, इनिशियल डिस्क्लोजर में जब कोई व्यक्ति प्रमोटर, डायरेक्टर या केएमपी बनता है तो उसे 7 दिनों के अंदर अपनी और अपने नजदीकी रिश्तेदारों की होल्डिंग्स की जानकारी देनी होती है। और कंटिन्यूअल? कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर तब होता है जब कोई प्रमोटर, डायरेक्टर या कोई और डेजिग्नेटेड कर्मचारी एक कैलेंडर क्वार्टर में 10 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के शेयर्स खरीदता या बेचता है। 10 लाख से ज्यादा? हाँ, तो उसे 2 ट्रेडिंग दिनों के अंदर कंपनी को बताना होता है। फिर कंपनी अगले 2 ट्रेडिंग दिनों में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करती है और इन सभी रिकॉर्ड्स को कम से कम 5 साल तक संभाल कर रखना होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ना हमेशा मुश्किल रहा होगा। लोग छिपतर जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि 2019 में सेबी ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा और कुछ हद तक क्रांतिकारी बदलाव किया। सही कहा। 2019 में एक इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म यानी एक विसल ब्लोअर पॉलिसी लाई गई। इसका मकसद लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो अंदर की खबर सेबी को दें। तो ये इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है? क्या कोई भी? कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सेबी को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है? क्या किसी अफवाह के बारे में बता सकते हैं? नहीं, इसका मतलब है कि ये ऐसी पुख्ता और ख़ास जानकारी होनी चाहिए जो सेबी को किसी और सोर्स से ना मिली हो। सिर्फ सुनी सुनाई बात या मीडिया में चल रही खबर नहीं, आपको सबूत या ऐसे सुराग देने होंगे जिनसे जांच शुरू हो सके। और जानकारी देने की प्रक्रिया क्या है? क्या अपनी पहचान बतानी पड़ती है? लोग तो डरेंगे। प्रक्रिया बहुत सोची समझी है। इन्फॉर्मेंट एक वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म या VIDF भर सकता है और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पहचान बताकर या फिर एक वकील के माध्यम से गुमनाम रहकर भी ये जानकारी दे सकता है। अच्छा, गुमनाम रहने का भी ऑप्शन है? हाँ, और यही लोगों को प्रोत्साहित करता है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल, जानकारी देने का कोई इनाम भी है? क्योंकि बिना किसी प्रोत्साहन के कौन इतना बड़ा खतरा मोल लेगा? हाँ, और यही इस पॉलिसी की सबसे मजेदार बात है, इनाम। अगर आपकी टिप पर सेबी एक्शन लेती है और दोषी लोगों से कम 1 करोड़ रुपए की वसूली करती है। 1 करोड़? हाँ, तो आपको वसूली गई रकम का सीधा 10% मिल सकता है। 10%? ये तो काफी बड़ी रकम हो सकती है। अगर 10 करोड़ की वसूली हुई तो 1 करोड़ का इनाम? हाँ, लेकिन इसकी ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपए है। इनाम का मकसद लोगों को सही जानकारी देने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? अगर जानकारी झूठी या सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए दी गई पाई गई तो उस इन्फॉर्मेंट के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये एक दोधारी तलवार है। तो आज की इस चर्चा से हमने समझा कि इनसाइडर ट्रेडिंग सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी भी हो सकती है। इनसाइडर और यूपीएसआई का दायरा कितना बड़ा है ये भी देखा, और कैसे ट्रेडिंग प्लान्स, डिस्क्लोजर्स और चाइनीज वॉल जैसे नियमों के जरिए पारदर्शिता बनाने की कोशिश की जाती है। हाँ, और 2019 का इन्फॉर्मेट मैकेनिज्म इसे रोकने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। आखिर में ये सारे नियम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है। इनका असली मकसद बाजार में हर निवेशक का भरोसा बनाए रखना है। ये सुनिश्चित करना है कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हों, है ना? बिल्कुल। चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो या एक आम निवेशक जो अपनी मेहनत की कमाई लगा रहा है। जब लोगों को भरोसा होता है कि सिस्टम निष्पक्ष है, तभी वो बाजार में टिकते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के सोशल मीडिया और प्राइवेट चैट ग्रुप्स के दौर में आमतौर पर उपलब्ध जानकारी की परिभाषा कैसे बदल रही है? बहुत जरूरी सवाल है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर तेजी से फैला एक रूमर कब तक यूपीएसआई रहता है और कब पब्लिक जानकारी बन जाता है? ये नियामकों के लिए एक नई और बहुत बड़ी चुनौती है।